सभी को सादर नमस्कार। मैं प्रतिभा ठाकुर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पीएचडी शोधकर्ता हूँ पॉलिटिकल साइंस में। आज हम अ, अम, सॉरी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा करा रहा है, जिसके 22 भाग सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। आज 23वां भाग है, जिसका विषय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के कानूनी अधिकार है। इस परिचर्चा में हमारे साथ अनेक क्षेत्रों में कार्यरत महानुभाव जुड़े रहते हैं तथा अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज हमारे साथ हमारे विशेष वक्ता प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर हैं। अब मैं हमारे विशेष मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए रामपुर पीजी कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योति शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आप सभी को नमस्ते। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित मानव अधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा भाग 23 में मैं ज्योति शर्मा पूरी उमंग फाउंडेशन की टीम की ओर से हमारे आज के माननीय मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर का तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। वैसे तो हम आप सभी अजय सर को जानते ही है, सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं सर का थोड़ा सा परिचय आप सबके सामने रखती हूँ। आदरणीय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म व मास कम्युनिकेशन के सीनियर प्रोफेसर है। इसके साथ ही आप कई और मुख्य पदों पर भी आसीन है। आप यूनिवर्सिटी में डिसेबिलिटी अफेयर के नोडल ऑफिसर है। इसके साथ ही आप मेंटल स्टेट वेलफेयर अथॉरिटी के ऑनरेबल मेंबर है। विकलांगता सलाहकार बोर्ड हिमाचल प्रदेश के भी आप विशेषज्ञ सदस्य है। ह्यूमन राइट्स की इस पूरी सीरीज को आरंभ करने में भी आपने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। अजय सर समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा ही अग्रणी रहे हैं। जहां लोग एक बार भी रक्तदान करने से घबरा जाते हैं, वहां आपने स्वयं 90 से भी अधिक बार रक्तदान करके एक मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, चाहे दिव्यांगजनों के मामले सुलझाने की बात हो, मनोरोगियों को रेस्क्यू करके उनके घर पहुंचाना हो या कोई और समस्या हो, सर ने हमेशा इन सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सर के अनेकों प्रयासों का ही परिणाम है जो आज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी डिसेबिलिटी एसेसिबिलिटी में इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है। दिव्यांग बच्चों के लिए एमफिल पीएचडी में सर के प्रयासों से ही सीटों का आरक्षण संभव हो पाया है, जिसकी वजह से आज दिव्यांग बच्चों के सपनों को भी उड़ान मिल रही है। हम सब ये बात जानते हैं कि सभी दिव्यांग बच्चे अजय सर को पिता समान मानते हैं। उनके लिए सर किसी मसीहा से कम नहीं है, और ऐसा हो भी क्यों ना। आपने बहुत सारे दिव्यांग बच्चों की जिंदगी रोशन करने में अपनी भरपूर सहायता दी है। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पधारने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अब मैं इस परिचर्चा की कमान वापस प्रतिभा जी के पास सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति मैम। कहते हैं कि ईश्वर ने धरती पर माँ को इसलिए बनाया क्योंकि ईश्वर हर जगह एक समय में नहीं पहुंच सकता, और माँ के बाद उसने ऐसे दयालु दूतों को बनाया जो जहां माँ का साया ना हो। ऐसे ही दयालु दूत हमारे सर हैं। जैसे कि ज्योति मैम ने बताया, अजय श्रीवास्तव सर ने विकलांग बच्चों, मनोरोगियों, समाज में पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। उन्होंने नर सेवा को ही नारायण सेवा माना है। सर ने लगभग 350 से अधिक मनोरोगियों को रेस्क्यू करवाया तथा उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। आज का जो हमारा विशेष प्रोग्राम दृष्टिबाधित लोगों के अधिकारों को लेके है। सर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया है। उन्होंने दृष्टिबाधित बच्चों की जिंदगी में उजाला फैलाने का कार्य किया है। आज सर की ही वजह से मुझ जैसे अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सर हमारे लिए पिता तुल्य है एवं पिता से भी बढ़कर है।
अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री अजय श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी कि वो आज के विषय पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय को लेकर के हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि एक कार्यक्रम करें, लेकिन बीच बीच में और दूसरे महत्वपूर्ण विषय आते रहे और अब मुझे लगा कि ये भी एक विषय हमारे लिए है। ये डिसेबिलिटी पर हमारा आज तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले हम 2 कार्यक्रम और कर चुके हैं। एक है दिव्यांग जनों के राइट्स, अधिकारों को लेकर के मानवाधिकार, और एक एजुकेशनल राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा समस्या जिस क्षेत्र में आती है वो क्षेत्र है हमारे जो लोग दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, और जो देख नहीं सकते हैं या लो विजन है या फिर टोटली ब्लाइंड है, तो उनके अधिकारों को लेकर के हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ हमने काफी लोगों को जोड़ने का आज प्रयास किया, जिसमें दृष्टिबाधित जन भी हैं, हमारे कुछ जो है प्रिंसिपल साहिबान भी हैं, और कुछ हमारे साथ युवा जो हमेशा जुड़ते हैं वो लोग भी हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि हम दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सामान्य नागरिक हैं, उनके अधिकारों को लेकर समाज में कुछ जागरूकता लाएं और जहां कहीं भी हो सके हम उन लोगों के साथ दोस्ती करें, उन लोगों के साथ हम एक बेहतर व्यवहार करें, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे, उनके अधिकारों को जान पाएंगे। सबसे पहले तो मैं जब हम कहते हैं कि ब्लाइंड, लो विजन, दृष्टिबाधित, तो ये कौन लोग होते हैं? आखिरकार उनको एक लीगल स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी विद विजुअल इम्पेयरमेंट का जो एक लीगल स्टेटस है वो कब मिलता है? तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला कानून आया था PWD एक्ट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, 1995 का एक्ट था। इसमें काफी अच्छी बातें थी और काफी बातें ऐसी थी जो कि और बेहतर बनाई जा सकती थी। 2017 में एक और कानून आया, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2017। इस एक्ट में और थोड़ा बेहतर इसको किया गया। तो दोनों एक्ट में जो लोग ब्लाइंड हैं या लो विजन हैं, या हम जिनको हम हिंदी में जो है दृष्टिबाधित कहते हैं, ये लोग वो लोग होते हैं जिनकी विकलांगता या डिसेबिलिटी, विजन डिसेबिलिटी जिनकी 40% कम से कम, जिसको कि मेडिकल बोर्ड जो है प्रमाणित करता है, 40% से लेकर के 100% तक होती है। ये लोग कानूनन एक उस परिभाषा के दायरे में आते हैं जिनको हम दृष्टिबाधित या ब्लाइंड कहते हैं। अगर हम देखें कि जब हम इंग्लिश में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं तो उसमें सब प्रकार की डिसेबिलिटी आ जाती है। जब हम कहते हैं पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस, तो पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस में वो लोग आते हैं जो टोटली ब्लाइंड हैं। ब्लाइंड कोई नकारात्मक, खराब या डेरोगेटरी वर्ड नहीं है। कई बार हम समाज में सुनते हैं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल नहीं देख सकता है उसको हम ब्लाइंड कैसे कह सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ब्लाइंड एक ऐसा शब्द है जो कि सर्वमान्य और सर्व प्रचलित है। भारत में जो सबसे बड़ा संगठन है वो है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, NAB दृष्टिबाधित लोगों का सबसे बड़ा संगठन है। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है, वो भी काफी बड़ा संगठन है। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, ये भी एक बहुत बड़ा संगठन है भारत का, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस में कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है। तो ये ऐसे संगठन है। और एक इंटरनेशनल ब्लाइंड यूनियन है। तो इंटरनेशनल ब्लाइंड यूनियन
ग्लोबली एक्टिव है, भारत में से ही नहीं। आजकल जो उसके अंतर्राष्ट्रीय जो हेड हैं ग्लोबल, वो भारत के हैं। तो ये ब्लाइंड वर्ड कोई हमारे लिए नकारात्मक नहीं है, लेकिन जब हम दृष्टिबाधित कहते हैं तो हिंदी में ब्लाइंड और लो विजन दोनों आ जाते हैं। तो ये जो है 40% भारत में और 100% इसके बीच के लोग सभी जिनको की दृष्टि ठीक से नहीं है, देखने में दिक्कत है, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में काफी प्रोविजन पुराने हैं। उसमें कहा गया है कि इसको नापने का तरीका क्या है, एक फार्मूला है। उस फार्मूले की डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो उसका जो है बिल्कुल मेडिकल पक्ष है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू करने के लिए मेडिकल बोर्ड होता है। उस मेडिकल बोर्ड में जो है डॉक्टर्स होते हैं और एक उसमें आई स्पेशलिस्ट भी होता है। तो वो सर्टिफिकेट जब कोई बनवाता है और 40% या उससे ज्यादा की उसकी अगर विजन डिसेबिलिटी आती है तो हम उसको पर्सन विद ब्लाइंडनेस या पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट हम उसको कह सकते हैं, पर्सन विद विजन डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं। और तब शुरू होते हैं उसके अधिकारों के मामले। उसके क्या अधिकार हैं, जब वो सर्टिफाई हो जाएगा कि 40% या उससे ज्यादा 100% तक है उसकी डिसेबिलिटी, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास अपना सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का, जब कभी भी बनवाया हो, बचपन से बनवाया हुआ हो, उसको आप यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड में आप तब्दील करा लें। उस कार्ड में तब्दील कराने का ये अर्थ होगा कि जब पुराने कार्ड धीरे धीरे करके फेज्ड मैनर में समाप्त किए जा रहे हैं और वो कार्ड समाप्त हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ नए कार्ड ही चला करेंगे। तो नया कार्ड बनवाने का एकमात्र तरीका है कि आप उस सर्टिफिकेट को जाकर के सरेंडर कर दें और मेडिकल बोर्ड में, और वहां जाकर के नया फॉर्म जो है भरवा दें और उसके बाद आपके पास यूडीआईडी कार्ड आ जाएगा, क्योंकि वही आने वाले समय में डिसेबल्ड लोगों के लिए एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होगा। उसके अलावा कोई कार्ड पूरे देश भर में मान्य नहीं होंगे। ये कार्ड इस प्रकार का कार्ड है जैसा कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। कहीं पर से भी कोई भी पुलिस वाला हमारा ड्राइविंग लाइसेंस देख करके पूरे देश में हमारे ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस देख सकता है। इसी प्रकार से कई जगह पर फ्रॉड हो रहे थे, तो जो सर्टिफिकेट हाथ से बनते थे वो कहीं पर भी सर्वर में नहीं होते थे, तो इसलिए उसपे जो है फ्रॉड के चांसेस जो है ज्यादा होते थे। तो यूडीआईडी कार्ड के लिए एक पोर्टल है, स्वावलंबन पोर्टल, उस पे जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। और उमंग फाउंडेशन का अभी मैं अभिषेक से या अपने साथियों से कहूंगा कि उमंग फाउंडेशन का फेसबुक पेज भी इसमें डाल दें, उमंग फाउंडेशन शिमला मैसेज में, ताकि सभी को पता चल जाए। और जो लोग हमारे विजुअली इंपेयर्ड हैं वो अपना व्हाट्सएप नंबर अपने नाम के साथ दे दें, ताकि हम उमंग फाउंडेशन और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एंड यूथ एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में उनको जोड़ दें। जो लोग नहीं जुड़े हैं, ज्यादातर तो जुड़े हुए, तो उनकी सभी समस्याओं का के लिए गाइडेंस हम इसमें दे सकते हैं। इसके बाद अगली बात आती है कि कोई व्यक्ति अगर बचपन से उसको विजन डिसेबिलिटी है या ब्लाइंडनेस है और उसने सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है, तो उसके बाद उसकी शिक्षा का क्या होगा। पढ़ाई के लिए उसके सामने कई जगह स्पेशल स्कूल होते हैं। स्पेशल स्कूल हिमाचल प्रदेश में शिमला में जो ढली है यहाँ पर है। यहाँ पर 6 वर्ष की आयु से लेकर के 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों तक की पढ़ाई का जो है वो सारा प्रबंध है। और लड़कियों के, और यहाँ पर हॉस्टल भी है, और लड़कियों के लिए यही व्यवस्था सरकार ने सुंदरनगर में की है, वहां पर भी हॉस्टल है। तो उन्हें सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है, तो उसके बाद उसकी शिक्षा का क्या होगा, सहायता प्राप्त तक की पढ़ाई का। और लड़कियों के, और यहाँ पर हॉस्टल भी है,
इन बच्चों को दाखिले का पूरा अधिकार है। इनको राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट में इनको पूरा अधिकार है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। तो इनको कोई भी मेन स्ट्रीम स्कूल भी, सामान्य स्कूल भी ये नहीं कह सकता है कि हम इन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन अभी उस लेवल पर हमारे स्कूल्स नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि जो आपके संपर्क में जो हमारे साथ टीचर्स हैं, प्रिंसिपल साहिबान जुड़े हैं या दूसरे अन्य ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं, उनके संपर्क में अगर कोई बच्चा आता है तो उसको स्पेशल स्कूल में दाखिले के लिए प्रेरित करें ताकि वो उसको ब्रेल आ जाए। सामान्य स्कूलों में ब्रेल की शिक्षा नहीं हो पाती है अभी, तो ब्रेल आ जाएगी तो उसको ग्रामर और चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। और गवर्नमेंट ने ये जो नया एक्ट है इसमें 4% आरक्षण सभी शिक्षण संस्थाओं में दिया है। उसमें हम ये नहीं, कुछ को एग्जम्पशन हो सकता है, जैसे मेडिकल के कुछ कोर्सेज हैं उसमें 100% ब्लाइंड के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन आमतौर पर बाकी जगह कोई दिक्कत, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें सिर्फ जो है उनको देखने से ही काम चलता है। ऐसे कुछ कोर्सेज हो सकते हैं जिसमें कि इन लोगों के एडमिशन में दिक्कत आए, लेकिन बाकी जगह कोई एडमिशन में दिक्कत नहीं होती है। तो 4% आरक्षण जो है वो सिर्फ ब्लाइंड के लिए नहीं है, सभी तरीके की डिसेबिलिटी के लिए है। तो उसमें जो हमारे साथी बच्चे जो लोग दृष्टिबाधित हैं उनको भी उसमें आरक्षण मिलता है। और +2 से ऊपर की जितनी कक्षाएं हैं यानी कि उच्च शिक्षा, उसमें 5% आरक्षण होता है। ये जो है 5% आरक्षण हिमाचल प्रदेश ने में जब यूनिवर्सिटी में इसको लागू नहीं किया जा रहा था तो इंदु कुमारी नाम की एक छात्रा थी चंबा की, जिसने कि RKMV से BA किया था। उसने हाई कोर्ट में एक लेटर भेजा था। उसकी लेटर पिटीशन पर पूरे प्रदेश में जो 5% आरक्षण है वो हाई कोर्ट ने लागू करा दिया था 2017 में। और इसके अलावा एक अन्य हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के, पहली कक्षा से लेकर के PhD तक हमारे यहाँ शिक्षा पूरी तरीके से ब्लाइंड बच्चों की ही नहीं, सभी प्रकार के शायद कुछ व्यवधान आ गया है। नहीं सर, आपकी आवाज एकदम क्लियर है सर। आ रही है सर, आवाज एकदम क्लियर है। इसमें आया कि यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन, तब मुझे लगा लैपटॉप पे। अच्छा सर, आपकी आवाज बहुत ही मधुर आ रही है। ठीक है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश में मेरी जनहित याचिका थी एक 2011 की, उसमें 2015 में फैसला आया था। तो पहली कक्षा से लेकर के और यूनिवर्सिटी में PhD लेवल तक हिमाचल प्रदेश में शिक्षा सारे तरीके के विकलांग जनों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। उसी में हमारे ब्लाइंड या लो विजन बच्चे भी आते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई भी फीस, एग्जामिनेशन फीस, ट्यूशन फीस, किसी भी प्रकार का कोई फंड बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसमें शिक्षा सिर्फ 18 वर्ष तक की आयु तक मुफ्त थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश इस जनहित याचिका के माध्यम से देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां की शिक्षा पूरी तरीके से सभी प्रकार के डिसेबिलिटी लोगों की बिल्कुल मुफ्त है, जिसमें ब्लाइंड बच्चे भी शामिल हैं। और इसमें, इस एक्ट में और पिछले एक्ट में भी कहा गया था कि फ्री एजुकेशन तो इनको मिलनी चाहिए और इन एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। लेकिन वो एनवायरनमेंट क्या होगा इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये डेफिनेशन थोड़ी वेग होने की वजह से या नहीं होने की वजह से कई बार दिक्कत आती है। लेकिन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट हर प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जो बच्चे देख नहीं पाते हैं या कम देख पाते हैं, दूर से उनको नहीं समझ में आ पाता है, उनके लिए एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ शब्द नहीं हो सकता। उनके लिए एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट हाथ से लिखने के का या नोट्स बनाने के जो निर्देश टीचर देता है कि आप लिख लें, वो संभव नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, इन बच्चों को शुरू में ब्रेल में,
एक ब्रेलर मशीन आती है। ब्रेलर मशीन में ब्रेल में टाइप हो जाता है, ब्रेल का थोड़ा मोटा कागज होता है, और ब्रेल हम सबको, काफी लोगों को पता है कि 6 डॉट्स से संचालित होती है। 6 डॉट्स होते हैं, उससे ये लिपि जो है लिखी जाती है। तो हाथ से भी लिख सकते हैं और इसको ब्रेलर मशीन से भी लिख सकते हैं। ब्रेलर मशीन जो है वो टाइपराइटर जैसी होती है, उसमें जब टाइप करते हैं तो ब्रेल के पेपर पर वो टाइप हो जाता है। तो उसके लिए इनकी पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? ब्रेल स्टाइलिश, यानी कि लिखने के लिए जो उसमें पिन होती है, एक स्लेट होती है और ब्रेल पेपर होता है, और फिर टच करके ब्लाइंड बच्चे उसको 6 डॉट्स को महसूस करते हैं और उस लिपि को आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन इसके साथ जब वो क्लास में जाते हैं तो क्लास में उनके पास रिकॉर्डर होना चाहिए, ताकि वो अपने टीचर के लेक्चर को रिकॉर्ड कर सके। उस रिकॉर्ड करने में कई बार स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल कहते हैं कि ये हमारे नियम इसको जो है अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कहीं मिसयूज हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोर्ट्स ने भी, और एक हमारा जो कानून है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसमें कहा गया है कि रीजनेबल अकोमोडेशन, जहां तक संभव हो सके एक रीजनेबल ढंग से उनको अकोमोडेट करना चाहिए, उनके लिए गुंजाइश बनानी चाहिए। तो जो बच्चे हाथ से लिख नहीं सकते हैं, उनके लिए हमें गुंजाइश बनानी चाहिए कि वो अपने रिकॉर्डर पर, सिंपल रिकॉर्डर भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकता है, या एंजल प्लेयर, डेजी प्लेयर जैसे जो मल्टी फंक्शनल जो एक छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं, उनके माध्यम से वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर अपने हॉस्टल में जाकर के उसको अपने नोट्स में जो है वो ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, अपने नोट्स उससे बना सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि वो अपने नोट्स लैपटॉप पर बना लें। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि ब्लाइंड बच्चे या जो दृष्टिबाधित अन्य बच्चे हैं जो लो विजन है, वो टॉकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना सारा लिखने पढ़ने का काम, नेट पर करने का काम, सारा काम टॉकिंग सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। बहुत तरीके के टॉकिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। जरूरी सॉफ्टवेयर उसमें से जो सबसे ज्यादा है वो जॉज होता है। जॉज काफी महंगा है। NVDA एक सॉफ्टवेयर होता है, वो फ्री में भी इंटरनेट से भी डाउनलोड हो जाता है, और मार्केट में 3,500 रुपए का वो सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जो हिंदी को भी सपोर्ट करता है, इंग्लिश को भी सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर से ये बच्चे आसानी से अपनी पढ़ाई जो है कर सकते हैं, क्योंकि जो इन एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट की जब एजुकेशन की बात की गई है, तो एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट के लिए इनको ये चीजें दी जानी आवश्यक हैं। इसके अलावा इनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं बचेगा। तो एक तो ये बात हो गई। फिर जहां कहीं पर भी क्लासरूम हो वो एक्सेसिबल होने चाहिए। एक्सेसिबल का मतलब है कि जो लो विजन है उसको अंधेरे से नहीं गुजरना चाहिए, जो ब्लाइंड है वो उसके लिए रेलिंग होनी चाहिए। इसी प्रकार से टॉयलेट्स में भी इस प्रकार का की जो व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी ब्लाइंड को टॉयलेट यूज करने में या क्लासरूम में जाने में या बैठने में कोई दिक्कत ना आए। रही बात उसके नोट्स बनाने की, तो नोट्स बनाने का तरीका मैंने बता दिया। इसके साथ ही उनके लिए ई बुक्स आती हैं। अगर वो उनको पढ़ना है, शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा के अधिकार में सारे बच्चे तो सामान्य किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन जो हमारे ब्लाइंड या दूसरे विजुअली इंपेयर्ड अन्य बच्चे हैं, वो उनके लिए ई बुक्स चाहिए। ई बुक्स की व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन अभी यह जिम्मेवारी सरकार ज्यादातर राज्यों में नहीं निभा रही है। इसके साथ ही एक लाइब्रेरीज हैं। अब जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, इसमें एक्सेसिबल लाइब्रेरी में एक विंग अलग बन गया है। उसमें कंप्यूटर लगे हैं, कुछ टॉकिंग सॉफ्टवेयर भी है, स्कैनर भी है। लेकिन जब हम बुक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ई बुक्स नहीं है। तो हम बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं, वो बच्चे या जो दूसरे कोई भी बच्चे हैं, वो भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है सुगम्य पुस्तकालय। ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का एक हिस्सा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में शुरू किया था। ये डिजिटल बुक्स हैं इसमें,
और लाखों किताबें हैं। एनसीईआरटी का ही नहीं, अन्य बहुत सा सिलेबस इसमें पूरा का पूरा मिल जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इनके पोर्टल पर जाकर के एक्सेसिबल लाइब्रेरी के, सुगम्य पुस्तकालय के 100 रुपए शुल्क दे करके और अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है जमा करके इसका यानी अपलोड करके इसका मेंबर कोई भी बन सकता है। तो इन पुस्तकालयों के माध्यम से हम लाखों पुस्तकों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। ये भी एक जो हमारा एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट है पढ़ाई का, उसमें शामिल होना चाहिए। और इन बच्चों के लिए सारे स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में रिसोर्स रूम होना चाहिए। रिसोर्स रूम में इस प्रकार के लैपटॉप होने चाहिए जो उनको समय पर दिए जा सके, जो दूसरे असिस्टिव डिवाइसेस हैं वो दी जा सकती हैं, जो उनके लिए स्मार्ट केन है वो दी जा सकती हैं, एंजल प्लेयर और डेजी प्लेयर है वो उनको इशू किए जा सकते हैं बुक्स की तरीके से, और फिर उनसे समय पर काम हो जाने से उनका वो जो है वापस लिए जा सकते हैं। तो रिसोर्स रूम भी उनका होना चाहिए। अब सवाल आता है कि बच्चों ने अपनी पढ़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन उस पढ़ाई के बाद उनको लिखने में जब दिक्कत आएगी उसके लिए क्या व्यवस्था होती है। हमें से बहुत से ऐसे बच्चे जिनको लिखने में दिक्कत आई होगी, शुरू में उनको जानकारी नहीं थी, तो उनको किस प्रकार से लिखने की दिक्कत दूर की गई है कानून के माध्यम से। वो है 2013 में 26 फरवरी 2013 को भारत में पहली बार गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इस प्रकार की एक गाइडलाइंस आई कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको परीक्षा में शामिल करने के लिए दिशा निर्देश। ये देश के चीफ डिसेबिलिटी कमिश्नर भारत के उस समय पीके पेंचा जी थे, वो खुद ब्लाइंड थे, टोटली ब्लाइंड थे। उन्होंने ये गाइडलाइंस फ्रेम करके भारत सरकार को दी थी कि इनको लागू किया जाए। ये गाइडलाइंस बहुत महत्वपूर्ण थी, लैंडमार्क थी। इसमें कहा गया था कि जिस फॉर्मेट में, जिस तरीके से कोई भी ब्लाइंड बच्चा या जो किसी अन्य डिसेबिलिटी से लिखने में असमर्थ है, लिख नहीं सकता है, वो उस फॉर्मेट में एग्जाम दे सकता है जो फॉर्मेट वो यूज करता है। तो एक ब्लाइंड बच्चा कौन सी फॉर्मेट यूज करता है, उसके लिए शुरुआती दौर में एप्रोप्रिएट फॉर्मेट होती है ब्रेल, और जब उसको कंप्यूटर आ जाता है तो वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं अभी नहीं है एग्जाम जांचने के लिए। कानून कहता है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सी खामियां हैं हमारे सरकारों में इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे। तो उसमें एक राइटर या स्क्राइब की व्यवस्था होती है। तो उसमें 2013 वाली गाइडलाइन से पहले बहुत मुश्किल आती थी, बहुत डिफिकल्टी थी, और जो लोग राइटर का या स्क्राइब का यूज करते थे उनको एक क्लास जूनियर लाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, फिर उनको परमिशन। अब चंबा या पांगी का कोई बच्चा है अगर हिमाचल प्रदेश में, दूर दराज का, डोडरा क्वार का या लाहौल स्पीति का, भरमौर का, उसको शिमला में एजुकेशन बोर्ड से राइटर की परमिशन लेनी पड़ती थी। समय पर परमिशन मिल जाए ये सुनिश्चित करना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वहां से चिट्ठी के माध्यम से, तब इंटरनेट भी नहीं होता था, चिट्ठी के माध्यम से वो परमिशन के लिए एप्लीकेशन आती थी, फिर यहां से अलाउ करते थे। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही था कि वो सिर्फ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इसको अलाउ करता था। 2013 में जब ये गाइडलाइंस आई और 26 फरवरी को, और मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली में जो NAB के सेक्रेटरी जनरल है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के, 26 फरवरी 2013 को ही रात को उन्होंने मुझे गाइडलाइंस भेज दी। मुझे लगा कि ये गाइडलाइंस शायद हिमाचल प्रदेश सरकार लागू कर देगी, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी मैंने वाइस चांसलर को लिख करके दिया। इन गाइडलाइंस पर कोई कार्रवाई सरकार ने जब नहीं की, तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय में एक लेटर पिटीशन भेज दी, और वो जनहित याचिका लग गई जिसमें कहा गया कि ये गाइडलाइंस पूरी तरीके से, जो हाई कोर्ट ने जो उसमें आदेश दिए कि ये गाइडलाइंस पूरी तरीके से मान्य हैं और इनको लागू किया जाना चाहिए।
तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड ने बहुत मुश्किलों से कुछ हिस्सा लागू किया। हमारी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा हिस्सा उस समय लागू हो गया था, जो कि अभी तक भी लागू है, कि इसमें कोई भी राइटर की क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी। राइटर के लिए परमिशन के लिए जो भी उसका जो सिस्टम है उसको सिंपलीफाई किया जाएगा, उसका सरलीकरण कर दिया जाएगा। सरलीकरण करने से क्या होगा कि वो स्कूल का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या कॉलेज का प्रिंसिपल उसके लिए उसको अलाउ कर सकता है, और ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। और इसमें कोई फीस भी नहीं ली जाएगी, फीस ब्लाइंड से नहीं ली जा सकती है इसके लिए। इसके साथ ही यदि कोई राइटर को चेंज करना चाहे तो उसमें रीजनेबल अकोमोडेशन के मामले में, आज कोई राइटर आया कल वो नहीं आएगा, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि उसके नाम को चंबा, पांगी, कांगड़ा ये या शिमला से एजुकेशन बोर्ड तक भेजना एक दिन के नोटिस पे संभव नहीं होता था। अभी वो बच्चा जिस सेंटर में जा रहा है उसी सेंटर में अपने सेंटर सुप्रिटेंडेंट को लिख करके देगा कि आज मेरा राइटर ये था लेकिन कल ये नहीं आ पाएगा, और उसकी डिटेल वो वहां पर सबमिट कर देगा, तो उसकी परमिशन वो सेंटर सुप्रिटेंडेंट यानी स्कूल का प्रिंसिपल दे देंगे। तो ये एक उस पिटीशन से ये फायदा हुआ कि ये सरलीकरण हो गया। अब राइटर के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो कानूनी अधिकार की जब हम बात करते हैं तो कानून में पूरी तरीके से एक्सेसिबल फॉर्मेट की बात है, यानी ब्रेल में एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर के माध्यम से एग्जाम दे सकते हैं, या हम सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन से भी एग्जाम दे सकते हैं। यह भी एक तरीका हो सकता है जिसको अभी हमें लागू कराने की आवश्यकता है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, उसमें ग्रीस जो यूनान है उसके एक प्रोफेसर आए हुए थे, उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, तो उनके वो काफी अच्छा उनका प्रेजेंटेशन था। तो मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ ब्लाइंड बच्चों के एग्जाम कैसे लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान टेस्ट करना होता है, ना कि हमें उसकी कम्युनिकेशन का मेथड। तो अगर वो लिख सकता है, लो विजन है, लिख सकता है तो ठीक है। अगर वो लार्ज प्रिंट का जो क्वेश्चन पेपर देख करके और मैग्नीफाइंग ग्लास देख करके लिख सकता है तो वो खुद लिख सकता है। अगर वो नहीं कर सकता है तो वो स्क्राइब हम उसको देते हैं और स्क्राइब को हम पेमेंट करते हैं। अगर वो भी नहीं चाहता है तो हम कंप्यूटर से उसका एग्जाम ले सकते हैं कि वो कंप्यूटर पे टाइप कर ले। और वो यदि कुछ भी नहीं कर सकता है तो हम उससे वर्बल क्वेश्चन पूछ करके उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको इवेलुएट कर लेते हैं। यानी कि दूसरे देशों में जो हमसे ह्यूमन राइट्स के मामलों में आगे हैं, वहां इस प्रकार की व्यवस्था है। हमारे देश में अभी बहुत मानसिक रूप से सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री और पूरा शिक्षक समुदाय, इसमें बहुत बड़ा वर्ग, मैं नहीं कहता हूं कि सारा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन बातों से अनभिज्ञ है और मानसिक पिछड़ेपन का शिकार है। वो इन बच्चों की समस्याओं और इनके कानूनी अधिकारों को समझना ही नहीं चाहता है। यदि समझना चाहे तो सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में है और इनको लागू करना आसान हो जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उनको स्क्राइब मिलना चाहिए, तो जो बच्चा स्क्राइब लेता है, जो बच्चा ब्रेल में लिखता है, यदि समस्या का समाधान होता है कभी, या जो कंप्यूटर पर टाइप करता है, यदि ऐसा संभव होता है आने वाले दिनों में, तो भी उसको 1 घंटे के पेपर पर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। यानी कि 3 घंटे के पेपर पर 1 घंटा उसको टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यही नहीं, जहां तक संभव होगा उसको ग्राउंड फ्लोर पर पेपर देने के लिए उसकी व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, जहां यदि कोई व्यक्ति लो विजन है तो उसको धूप में या जहां लाइट हो वहां पर उसको बैठने की सुविधा दी जाएगी। ये रीजनेबल अकोमोडेशन की बातें हैं। और यदि वो जो है कोई राइटर लेता है, स्क्राइब लेता है, तो उसको सेपरेट रूम दिया जाएगा जहां उसकी बात को, उसका तरीका ये होता है कि जो स्क्राइब या राइटर होता है वो पेपर पढ़ करके उसको सुनाता है, फिर
जो कैंडिडेट है या जो ब्लाइंड बच्चा है वो उसको डिक्टेट कराता है, यानी कि अपना उत्तर बोलता है और राइटर उसका उत्तर लिखता है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन गैप होता है, जो उसके सोचने में या उसको जब वो बोलेगा, वो सुनेगा, सुनने के बाद समझेगा, फिर बोलेगा, तो जो एक गैप आता है इसमें कम्युनिकेशन में, इसकी भरपाई के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और अगर वो चाहे तो उसका राइट है कि उसको क्वेश्चन पेपर लार्ज प्रिंट पर दिया जाए, बड़े प्रिंट पर उसको दिया जाए, ताकि वो उसको पढ़ सके। अगर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करने की भी उसको अनुमति दी जाए। यही नहीं, यदि वो चाहता है कि उसको जो है वो पेपर दिया जाए जिसमें विजुअल इनपुट नहीं होना चाहिए, यानी कि जब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या कुछ अन्य ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें कि कोई विजुअल इनपुट की जरूरत पड़ती है, देखने की जरूरत पड़ती है, तो उनको उसका वैकल्पिक प्रश्न दिया जाना चाहिए। उसमें जब वैकल्पिक प्रश्न देंगे तो उसमें देखने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। ये जो ज्ञान गंगा के नाम से जिन्होंने लॉगिन किया है वो प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। ज्ञान गंगा वाले सज्जन म्यूट कर दें, धन्यवाद। तो उसमें उनके लिए डिफरेंट सीरीज का पेपर आते हैं। वो पेपर छोटी कक्षा से लेकर के और यूनिवर्सिटी लेवल तक होते हैं। इसके साथ ही इनको जहां 3 लैंग्वेज फार्मूला होता है, उनको 3 लैंग्वेज फार्मूला पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, ये भी एक है। और दूसरा, यदि कोई बच्चे मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे तो मैथमेटिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन कोई मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए नहीं इच्छुक है तो उसका दूसरा वैकल्पिक विषय, जहां मैथमेटिक्स कंपलसरी भी होती है, उसको दूसरा वैकल्पिक विषय दिए जाने की सुविधा भी मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में कानूनी अधिकार के तौर पर हैं। जब 2013 वाली गाइडलाइंस 2018 तक लागू की जाती रही, हमने हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल्स में लागू कराने की कोशिश की, लेकिन उसी मानसिकता, जो एक पुरानी सोच है, जो ह्यूमन राइट्स के, डिसेबिलिटी राइट्स के खिलाफ चलती है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और हमारे शिक्षक समुदाय भी हैं। पूरी तरीके से हम लागू कराने में उसको सफल नहीं रहे। जितना ब्लैक एंड व्हाइट में लिखित में आया उतना भी हम अभी तक सफल नहीं उसको लागू नहीं करा पाए हैं। ये असफलता दरअसल पूरे शिक्षक समुदाय की है, जो इस मामले को समझना नहीं चाहता है। तो 2013, और दूसरी बात है कि 2013 से 2018 तक ये गाइडलाइंस चलती रही, यानी कि कोई भी राइटर हो सकता था, उसकी क्वालिफिकेशन जो पहले 13 से पहले 1 साल जूनियर होने की बात थी, वो आवश्यकता नहीं थी, कोई भी राइटर हो सकता था। नैतिकता के तौर पर अगर कोई टीचर राइटर ना बनना चाहे तो अच्छी बात है, वरना टीचर की, ये राइटर की क्वालिफिकेशन चेक करने का कोई भी उसमें प्रावधान नहीं था। 2018 में भारत सरकार ने उन गाइडलाइंस को रिव्यू किया और उसमें कहा कि इन गाइडलाइंस की जगह नई गाइडलाइंस आएंगी। उसमें मुख्य बात, उसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया। मुख्य बात उसमें जो हमारे काम की यहाँ बताने की है कि उसमें कह दिया कि जो बच्चे राइटर यूज करेंगे तो एक क्लास जूनियर राइटर ही उनको लाना होगा, या जो राइटर वो देंगे, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी देगी, वो राइटर भी एक क्लास जूनियर होगा। कानून के हिसाब से, या जो गाइडलाइंस भारत सरकार ने सर्कुलेट की है, उसमें राइटर देने की जिम्मेवारी जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी की है। जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या नौकरी के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उनकी राइटर देने की जिम्मेवारी है। लेकिन वो जिम्मेवारी पूरी नहीं करते थे, तो एक बच्चा दिल्ली हाई कोर्ट में गया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी एचआरडी को पार्टी बनाया गया। ये 2018 की बात है। तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, मैं संक्षेप में बताता हूं। उसमें कहा कि यदि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई अन्य संस्थान
अपना पूल बनाता है, अपना पैनल बनाता है, तो वो उससे राइटर दे। जब वो उससे राइटर दे तो वो राइटर उस कैंडिडेट से ज्यादा पढ़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी है? ये स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, अगर हम नौकरी की बात करते हैं, तो रेलवे है, बैंक है, हमीरपुर वाला हमारा सबऑर्डिनेट सर्विस का जो कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, या गवर्नमेंट के दूसरे एग्जाम लेने वाली एजेंसीज हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, ये जो है खुद राइटर दें। यदि ये राइटर नहीं देती हैं तो ये बंदिश उस पर लागू नहीं होगी कैंडिडेट पर कि वो उतना पढ़ा लिखा अपने जितना या उससे जूनियर राइटर लाए। तो इसमें यूजीसी ने और भारत सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, इन्होंने फ्रेश गाइडलाइंस दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के देश भर में लागू कराने के लिए भेज दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले साल 2021 में एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि एक क्लास जूनियर राइटर लाना कंपलसरी है, जबकि ये भारत सरकार की गाइडलाइंस और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ था। तब मैंने इसके ऊपर पिछले साल ऑब्जेक्शन किया कि ये बिल्कुल गलत है। 12 मार्च को मैंने एक पत्र लिखा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सोशल जस्टिस को, इसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि गवर्नमेंट कैसे इलीगल गाइडलाइंस निकाल सकती है, ये तो सरकार है। कानून तोड़ना किसी दूसरी एजेंसी का काम हो सकता है, सरकार कानून तोड़ नहीं सकती है, क्योंकि इसका काम कानून बनाना और लागू कराना है। गवर्नमेंट ने मेरी बात मानी और उसको झुकना पड़ा, और 12 अप्रैल 2021 को फ्रेश एक नोटिफिकेशन निकली जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को मान्यता दी गई। तो अब सारे लोग ध्यान से सुन लें, पहली कक्षा से लेकर के यूनिवर्सिटी तक यदि कोई एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है या नौकरियों में कहीं पर भी कोई एग्जाम ले रहा है, उसमें अगर वो राइटर की व्यवस्था खुद नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति कानूनन अपना राइटर ले जाता है तो उसको उस राइटर की क्वालिफिकेशन के लिए बाध्य नहीं होगा। एक मामला ये हमारे साथ रवि आज जुड़े होंगे, तो इनके साथ आया था नेट के एग्जाम में और उनको अलाउ नहीं किया था। उसके खिलाफ मैंने काफी कुछ शिकायत की थी, और अगली बार जब उसका एग्जाम हुआ नेट का, वो एग्जाम उस दिन सर्वर डाउन था इसलिए कैंसिल हो गया, लेकिन अगली बार एग्जाम में उनको जो है शामिल किया गया। उनके राइटर की क्वालिफिकेशन नहीं पूछी गई, और उन्होंने, हमारे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया। यदि अगर उमंग फाउंडेशन की ओर से हम उस मामले को नहीं उठाते तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल था एग्जाम पास करना, क्योंकि एक क्लास जूनियर राइटर ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा जब राइटर दिया जाएगा, पूल बनाया जाएगा, तो राइटर को पेमेंट मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी और सीबीएसई राइटर जब प्रोवाइड कराती है तो वो उसको, उनके अपने रेट्स हैं, उन रेट्स के हिसाब से जो भी स्टूडेंट खुद को वॉलंटियर करते हैं उनको वो पेमेंट करती है। तो ये बात हो गई नौकरियों में, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक राइटर की। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 4% +2 और 5% जो है हायर एजुकेशन में इनके लिए जो है आरक्षण है, और उस आरक्षण में हिस्सेदारी है ब्लाइंड लोगों की या लो विजन लोगों की, लेकिन 4% या 5% में सारी प्रकार की डिसेबिलिटी शामिल है। इसके साथ ही स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी है, पूरे देश भर में होती है, भारत सरकार भी देती है, राज्य सरकारें भी देती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत कम स्कॉलरशिप थी। तो 2015 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेरी जनहित याचिका पर हुए फैसले के बाद स्कॉलरशिप के रेट्स बढ़ा दिए थे। लगभग 5-6 गुना स्कॉलरशिप हाईकोर्ट ने बढ़ा दी थी। तो वो बढ़ी स्कॉलरशिप सभी को मिल रही है। यूनिवर्सिटी का मुझे याद है कि यदि कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में
फ्री एजुकेशन के लिए इंटाइटलमेंट होता है उसका, और वो हॉस्टल लेकर के पढ़ता है तो उसको 3750 रुपीज 3750 रुपए उसको स्कॉलरशिप मिलती है, और कॉलेज के हॉस्टल वाले बच्चे को भी यही स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन जो डे स्कॉलर हैं, जो रोज घर से या रूम लेकर के यूनिवर्सिटी जाते हैं और आते हैं, उनकी स्कॉलरशिप कम है। स्कॉलरशिप का फॉर्म नेट पर अवेलेबल है। 2 फॉर्म होते हैं, एक तो सिर्फ स्कॉलरशिप का, और एक हॉस्टल के लिए भी जो स्कॉलरशिप। जो बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म लेते हैं, 2 तरीके का फॉर्म होता है, और ये अपनी तहसील में जिस जिले का है, जैसे शिमला में पढ़ रहा है और वो पांगी का बच्चा है, तो उसको पांगी के तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पास जमा करना पड़ेगा। चंबा का है तो चंबा में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास जमा करना पड़ेगा। पढ़ाई वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में करे, शिमला में करे, सोलन में करे या धर्मशाला में करे, अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो प्रोसेस होकर के शिमला में आएगा डायरेक्टरेट में। और जो स्लैब है उसमें, उस स्लैब का मतलब है कि जो उसके रेट हर क्लास के हिसाब से फिक्स हैं। जैसे यूनिवर्सिटी का मुझे याद है, तो यूनिवर्सिटी में स्लैब जो है वो डिफरेंट है। कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी की सेम है। स्कूल्स में क्लास के हिसाब से उसमें फर्क हो जाता है। तो ये स्कॉलरशिप का ये एक मामला आता है कि स्कॉलरशिप कितनी और कैसे मिल सकती है। इसके अलावा जो हम जब अधिकारों की बात करते हैं, तो उसी पीआईएल में, मेरी पीआईएल में हिमाचल प्रदेश में 4 स्कूलों को, रेजिडेंशियल स्कूल जो है थे, उनको इंक्लूसिव स्कूल डिक्लेयर किया गया था। ये थे शिमला का सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स पोर्टमोर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज नाहन, नगरोटा बगवा और जोगिंदर नगर। ये 3 ये स्कूल बॉयज के, और चौथा पोर्टमोर स्कूल। ये रेजिडेंशियल इंक्लूसिव स्कूल है जिनमें कोई भी डिसेबल्ड बच्चा इंक्लूडिंग ब्लाइंड, हम में से कुछ साथी इसमें से जुड़े हैं जो इन स्कूल्स में जो है पढ़े हैं। तो वहां पर रहना, खाना और पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। तो ये भी एक हिमाचल प्रदेश में अधिकार है। अन्य राज्यों में स्कॉलरशिप के रेट्स और इस प्रकार के इंक्लूसिव जो हमारे ये स्कूल्स हैं उनकी कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अब मैं जॉब की बात करता हूं। जॉब में 4% आरक्षण है। ये सारी प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए लागू है, जिसमें 1% ब्लाइंड और लो विजन के लिए, 1% में ही दोनों आते हैं। और क्लास 3 और क्लास 4 के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है हिमाचल प्रदेश में 40% टू 59%, इनको 2 नंबर मिलते हैं। टोटल 15 नंबर में से 60 to 79% 4 नंबर मिलते हैं, और 80 to 100% 6 नंबर मिलते हैं। तो जॉब में ये एक फैसिलिटी, ये एक जो है मतलब इनके लिए जो मार्क्स का स्लैब है कि इनकी डिसेबिलिटी को देख करके। और यदि ये भी इनका अधिकार है, लेकिन उसमें अभी बहुत दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि अभी हमीरपुर में जो कमीशन है उसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में कह रहे हैं जिन लोगों ने जनरल कैटेगरी में उसका एंट्रेंस या जिसको रिटन पास किया, उनको कह रहे हैं आपको टाइप टेस्ट तो देना पड़ेगा और टाइप टेस्ट सिंपल कंप्यूटर पे देना पड़ेगा। तो मैंने गवर्नमेंट के साथ चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख करके ये मामला उठाया, तो कमीशन ने ये फैसला किया है कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि उनको कैसे एकोमोडेट करें, और उनको नेक्स्ट किसी डेट पर टाइप टेस्ट के लिए बुलाएंगे और उनको वैसी सुविधाएं देंगे। तो अभी ये दिक्कतें हिमाचल प्रदेश में मानसिक पिछड़ापन होने की वजह से ब्यूरोक्रेट्स का और शिक्षक समुदाय का, इसकी वजह से ये दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। जब कोई व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करता है तो उसको एक्सेसिबल सिस्टम देना पड़ेगा। वो एक्सेसिबल सिस्टम होता है
टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर, या जो दूसरा कोई उनको और सुविधा चाहिए तो वो उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ताकि वो उसके माध्यम से अपने काम को पूरा कर सकें। जैसे एक हमारे साथी आज इसमें जुड़े होंगे, वो अभी बिजली बोर्ड में लगे हैं, तो आज उन्होंने बताया कि उनको मीटर रीडिंग के लिए भेजते हैं, तो मीटर रीडिंग चूंकि वो मीटर नहीं देख सकते हैं, उसको रीड नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ एक अटेंडेंट जाता है, वो उनको बताता है कि मीटर रीडिंग ये है, और वो मशीन पर फीड कर देते हैं, फीड करके और वो बिल निकल आता है और बिल उनको दे दिया जाता है। या गांव में जब वो जो है लोगों के बिल कलेक्शन के लिए जाते हैं पेमेंट के लिए, तो भी अटेंडेंट होता है, वो नोट गिन लेता है। तो इस प्रकार के रीजनेबल अकोमोडेशन में ये सुविधाएं दी जाती हैं। एक यूजीसी, हमारे साथ कुछ शायद ब्लाइंड टीचर्स भी जुड़े होंगे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने लिंक तो भेजे थे। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, ये पूरे देश में है कि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टीचर अगर ब्लाइंड है तो उसको 3,000 रुपए महीने रीडर्स अलाउंस मिलता है, और यूजीसी उसको रिएम्बर्स करती है। यूजीसी देती है, वो किस लिए देती है कि अगर उसको कोई रीडर की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए। अब तो रीडर की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर से काम करने की बात करते हैं तो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, वो फाइल को, बुक को, जो हमारी हैंड राइटिंग है, इसको जो है वो रीड कर लेता है, और रीड करके तो रीडर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर रीड कर लेता है। लेकिन उसके लिए ब्रेल की बुक्स लेनी है, ई बुक्स लेनी है अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है तो अपडेट रहना है, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए यूजीसी देती है, लेकिन स्कूल्स के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके अलावा एक यात्रा की बात करूंगा मैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को यात्रा पे जाना पड़ता है। तो जब हम यात्रा पर जाते हैं तो ट्रेन में और बस में, हिमाचल प्रदेश में तो बस में है कंसेशन, सारे ब्लाइंड लोगों को मालूम है, उसमें ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय काफी कम है। लेकिन ट्रेन में जो लोग जाना चाहते हैं तो 80% एंड एबव जिनकी डिसेबिलिटी है तो उनका किराया 1/4 लगता है, यानी चौथाई किराया है। अगर कहीं का किराया 800 रुपए है तो उसको 200 रुपए किराया देना पड़ेगा, लेकिन जो उसके साथ शुल्क लगेंगे, जो उसके आरक्षण का शुल्क लगेगा या उसका कोई सुपरफास्ट चार्जेस होंगे तो वो उसको देने पड़ेंगे, और यही सहायक के साथ होगा। सहायक उसके साथ जाएगा, उसको भी यही शुल्क दे करके किराया उसके साथ मतलब वो जा सकता है। 1/4 किराया प्लस उसके साथ जो एप्लीकेबल फीस होती है वो देने पड़ेंगे। और अगर 40% से 79% है तो सेल्फ के लिए, यानी अपने लिए, उसमें कोई सहायक नहीं मिलेगा, अपने लिए फ्री ट्रेवल है और शुल्क पूरे देने पड़ेंगे। बस में हर जगह का अलग अलग है, और एयर फेयर में भी छूट होती है। वो भी जो क्या कहते हैं इकोनॉमी क्लास है, उसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग चाहते हैं, विजुअली इंपेयर्ड भी हो सकते हैं, उनको जो एक नेशनल हैंडीकैप फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसकी ब्रांचेस हर स्टेट में हैं। तो जैसे हिमाचल प्रदेश में एचपी स्टेट माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन, उसकी एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, तो वहां पर लोन के लिए, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, दुकान के लिए, उद्योग के लिए, किसी और चीज के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आसान शर्तों पर और मार्केट से कम रेट पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन मिल जाता है। इसके साथ ही जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात मैंने की कि क्लासरूम तक जाने के लिए रेलिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा लाइट होनी चाहिए, वहां पर अंधेरा रास्ता नहीं होना चाहिए, और उनको जो है दूसरे और ये कंप्यूटर वगैरह के लिए या एंजल प्लेयर या मैग्नीफाइंग ग्लास या नोट्स बनाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। तो जितनी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स भी फुल्ली एक्सेसिबल होनी चाहिए। इसमें जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं वो हमारे यहाँ पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट्स। तो जितनी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या पब्लिक वेबसाइट्स हैं उनको फुल्ली एक्सेसिबल होना पड़ेगा। उसके लिए CWAG 2.0 उसके
एक उसके नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड है उसका। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोटे तौर पर ब्लाइंड लोगों के या लो विजन लोगों के ये कानूनी अधिकार हैं जिनको हम किसी कोर्ट के माध्यम से लागू करा सकते हैं। हम उसी को कानूनी अधिकार कहते हैं जिसको कि हम कोर्ट के माध्यम से लागू करा सकें। मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी थी, इतना ही निवेदन करना था, और इसके बाद फिर मैं माइक देता हूं हमारी पीएचडी स्कॉलर जो खुद विजुअली इंपेयर्ड है, पॉलिटिकल साइंस की हैं, प्रतिभा ठाकुर। धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी साझा की है। आशा करती हूँ कि भविष्य में भी इस जानकारी का सभी जिनको आवश्यकता है वो लाभ उठा सकेंगे। अब मैं प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करती हूँ साइकोलॉजी में एमए विभाग की दीक्षा को। जी धन्यवाद प्रतिभा जी। सबसे पहले तो मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने हम सभी को दृष्टि बाधित व्यक्तियों के कानूनी अधिकार विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने यह भी बताया कि ब्लाइंडनेस या दृष्टि बाधिता कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, बल्कि आज के समय में कई दृष्टि बाधित व्यक्तियों ने इसे ही अपना हथियार बना लिया है, और इसी के कई उदाहरण स्वरूप हमारी यूनिवर्सिटी में भी हैं, मौजूद हैं, और हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। धन्यवाद सर। सर, कई जिज्ञासुक और अपनी जिज्ञासाओं के माध्यम से आपसे रूबरू होना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम प्रश्न उत्तर का क्रम शुरू करें? बिल्कुल, प्रश्न कोई यदि जो हमारे दृष्टिबाधित भाई बहन हैं, बच्चे हैं, अगर उनको लिखने में दिक्कत है तो वो अपने को अनम्यूट करके वो क्वेश्चन सीधे पूछ सकते हैं। यस सर, जी जी बिल्कुल। तो पहला प्रश्न पूछा गया है संजीव सर ने। इफ एनीवन बिकम्स विजुअली इम्पेयर्ड बाय एक्सीडेंट, इन दैट केस विल दे गेट ऑल द राइट्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड? बिल्कुल ठीक है। इसमें चाहे वो बाई बर्थ है या वो बचपन में है या शिक्षा के दौरान है या नौकरी में आने के बाद है, उसके वही सारे अधिकार होंगे जो भी किसी 40% से 100% तक किसी भी डिसेबल्ड के हैं, वो उसको वही सारे अधिकार होंगे। एक नौकरी के अधिकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे अभी याद आ गई कि यदि कोई व्यक्ति जॉब में है और वो पहले डिसेबल्ड नहीं था और वो उसके बाद वो जो है डिसेबल्ड या ब्लाइंडनेस उसको हो जाती है, तो और वो सर्टिफिकेट अपना बनवा लेता है, तो उस सर्टिफिकेट में यदि 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है और वो अपना काम नहीं भी कर पा रहा है, मान लिया 100% उसकी ब्लाइंडनेस हो गई, वो अपना जो काम कर रहा था, जैसे कोई ड्राइवर है, 100% ड्राइवर क्या 40-50% डिसेबिलिटी वाला ड्राइवर नहीं हो सकता है ना, अगर उसके ब्लाइंडनेस या लो विजन है तो भी उसको नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है। उसको वो काम देना पड़ेगा जो काम वो कर सके। यदि वो कोई भी काम नहीं कर पाता है उस संस्थान में, उस दफ्तर में, तो उसको एक एडिशनल या सुपर न्यूमरी सीट जिसको हम कहते हैं, सुपर न्यूमरी सीट पर उसको एडजस्ट किया जाएगा और तब तक एडजस्ट उस पर किया जाएगा जब तक कि उसके लायक कोई काम ना मिल जाए या उसकी एज ऑफ सुपर एनुएशन ना आ जाए या उसकी रिटायरमेंट की एज ना आ जाए। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं उनको जानता नहीं था निजी तौर पर, लेकिन सुंदरनगर में वो बिजली विभाग में उस समय एक सीएम थे और उनको काफी दिक्कत आ गई, ब्लाइंडनेस हो गई। ये कोई लगभग मुझे लगता है कि लगभग 15 साल पुरानी बात है, 15-16 साल पुरानी बात है। उन्होंने किसी के माध्यम से मुझसे संपर्क किया कि मेरी तो अब नौकरी चली जाएगी, मैं क्या करूं, मैं डिप्रेशन में हूं। तो मैंने कहा कि आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं,
मैंने सर्टिफिकेट तो नहीं बनवाया है, क्योंकि जब मैं सर्टिफिकेट बनवा लूंगा तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा मैं काम तो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर लेते हैं, एसडीओ, जेई, एम्प्लॉइज, कि मेरे ऊपर दया करके, और वो लोग कोई शिकायत भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मैं उनके साथ अच्छा रहा हूँ, मेरा व्यवहार अच्छा था, तो मेरी नौकरी पे कोई लात नहीं मारना चाहता है। इसलिए लेकिन मैं डिप्रेशन में डर डर करके जी रहा हूँ। मैंने कहा आप इमीडिएटली मंडी में अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लें, और उसके बाद आपके सारे राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और मैंने उनको वो सेक्शंस और सारी डिटेल बता दी, और उन्होंने कहा कि मेरा प्रमोशन ड्यू है, अब डिसेबिलिटी का पता चल जाएगा तो मेरा प्रमोशन भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको मैंने लेटर ड्राफ्ट करके भेजा, जो उन्होंने उस समय बिजली बोर्ड में दिया, और उससे क्या हुआ कि उनके सारे राइट्स प्रोटेक्ट हो गए, और वो एक्सीएन से वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बने, और चीफ इंजीनियर के पोस्ट से वो रिटायर हुए। ये कोई मुझे लगता है 16-17 साल पुरानी बात होगी, तो उनका नाम भूल गया मैं, कोई मिस्टर गुप्ता थे वो, तो और सुंदर नगर थे। तो इस प्रकार उनकी डिसेबिलिटी इन सर्विस हो गई, लेकिन उन्होंने पूरे अपने राइट्स एंजॉय किए। जी sir. Next question. Yes sir. Thank you so much sir for answering that question. Next question is also asked by Sanjeev sir. He's asking what are the rights for visually impaired for long travel like flight or train? हाँ, मैंने अभी बताया कि एयर फेयर या ट्रेन फेयर में कंसेशन होता है, लेकिन मैंने उन दोस्तों को देखा है, उनके साथ ट्रेवल किया है, जो टोटली ब्लाइंड हैं और इंटरनेशनल ट्रेवल फ्रिक्वेंटली करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब वो अपना टिकट बुक करते हैं तो वो एयरलाइंस को अपनी डिसेबिलिटी की कंडीशन बता देते हैं, और जो उनकी जो नीड्स होती हैं, जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, वो भी बता देते हैं कि मुझे कोई एस्कॉर्ट चाहिए, मुझे डायरेक्शन एयरपोर्ट पे नहीं पता चलेगा, तो उनको जैसे बोर्डिंग पास बनाना है, फिर उनको जो है क्या कहते हैं उससे आगे जाना है, फिर उस पे बोर्डिंग करनी है, तो ये इसके लिए वहां से तुरंत एस्कॉर्ट मिल जाता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो कि अकेले सफर करते हैं और उनको लाइट का परसेप्शन भी नहीं है। तो ये चीजें हैं, लेकिन ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए बहुत कम सुविधाएं हैं, क्योंकि अब जैसे जो दूर की ट्रेनें होती हैं, लॉन्ग ट्रेवल में जाते हैं, जैसे राजधानी है, दुरंतो है, इसमें मुझे लगता है कि या शताब्दी है, इसमें ऑडियो साइनेज आता है ये ट्रेन कहाँ रुकी है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ट्रेवल नहीं किया है शताब्दी के अलावा लॉन्ग जर्नी में, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन लॉन्ग जर्नी में शताब्दी में आता है कि अब कुरुक्षेत्र आ गया है या अब ये आ गया है, तो एक ब्लाइंड को जो है जानकारी हो जाती है। लेकिन जो दूसरी ट्रेन्स हैं, जो कि जैसे एक्सप्रेस है या जो भी ट्रेन्स होती हैं, तो उनमें नहीं पता चल पाता है ऑडियो साइनेज से, तो उनको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है कि कौन सा स्टेशन आ गया और कहाँ उनको डिबोर्ड होना है। तो ये रेलवे स्टेशन पर दिक्कत आती है। हाँ, अगर वो रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के साथ संपर्क कर ले वहां जाते ही, या फोन पर बता दें, तो वो उनके कोच तक उनको छोड़ने का इंतजाम करते हैं। लेकिन रेलवे में बहुत दिक्कत आती है, एयर ट्रेवल में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सो मच सर। अगला क्वेश्चन सुरेंद्र जी से है। वो कह रहे हैं ब्रेल सामग्री कहाँ से मिलती है, क्या कोई शुल्क अदा करना पड़ता है? देखिए, ब्रेल सामग्री जो है, ब्रेल के जो पेपर हैं, वो आमतौर पर जितने हमारे सीआरसी होते हैं कि कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जैसे सुंदरनगर में है, यहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए, कई बार नहीं होते हैं। तो अब जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
विजुअली इम्पेयर्ड जो NIVH है, अब इसका दूसरा भी कुछ नाम, अच्छा नाम हो गया है। तो NIVH था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप। अब हैंडीकैप वर्ड बहुत डेरोगेटरी है तो उसका दूसरा नाम हो गया है, लेकिन देहरादून में है। यहाँ से ब्रेल पेपर मिलते हैं और वो पेपर अब मुझे लगता नहीं है कि वो निशुल्क मिलते हैं, क्योंकि मैं वहां से किसी के माध्यम से बल्क में मंगा लेता हूं। और जितने हिमाचल प्रदेश में हमारे जानने वाले बच्चे होते हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं या यूनिवर्सिटी हैं, अपने खर्चे पर, कोई फ्री में वहां से नहीं आते हैं, मुझे पेमेंट करना पड़ता है। हाँ, उनको भेजने का एक नैतिक जिम्मेवारी मैं अपनी मानता हूं, तो उनको मैं पेपर भेजता हूं। इसमें एक फैसिलिटी है कि यदि वो ब्रेल पेपर है या कोई ऑडियो CD है या कोई और इक्विपमेंट है और उसके ऊपर हम सर्टिफाई करते हैं कि दिस मटेरियल पर्टेन्स टू ब्लाइंड पर्सन, तो उसके लिए कोई भी पोस्टेज जो है पोस्ट ऑफिस में, डाक विभाग में नहीं देनी होती है, वो फ्री होता है। और उसके लिए एक नंबर भी होता है, जिस सेक्शन के तहत ये रेलवे ने, जिस नोटिफिकेशन के, वो उसका नंबर भी डाल देते हैं, क्योंकि कुछ पोस्ट ऑफिस में नहीं भी जानकारी होती है। तो इसकी पोस्टेज बिल्कुल फ्री होती है। कोई भी सामग्री भेजनी हो, ब्रेल की बुक्स भेजनी हो, ब्रेल के पेपर भेजने हो, ऑडियो CD भेजनी हो, ये मुफ्त जाती है। लेकिन हम इस रीजन में NIVH देहरादून से इस सामग्री को मंगाते हैं। जी सर, धन्यवाद सर हम सभी को विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि किसी भी व्यक्ति का प्रश्न हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके अजय सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके मन में कोई शंका, कोई दिक्कत, जैसे मैं देख रहा हूं इसमें बनीत हैं, बनीत सुंदरनगर से हैं, और अभी मेरी परसों बात हुई इनसे, 3-4 दिन पहले, कॉलेज में हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा कि एग्जामिनेशन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक क्लास जूनियर राइटर के लिए कहा जाता है। तो मैंने इनको नियम भी बता दिया। तो ऐसे कहीं पर भी आपको दिक्कत आए, मेरा नंबर मैं अभिषेक जी से या संजीव जी से कहूंगा, काफी बच्चों को पता है, मेरा नंबर इसमें दे दे, मोबाइल नंबर, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या यदि कोई इनको दिक्कत होती है तो मुझे फोन भी कर सकते हैं। कहीं पर भी इनकी एजुकेशन में या जो एम्प्लॉई हैं उनको कोई दिक्कत आती है तो वो भी अपनी बात कह सकते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी 1-1.5 महीने पहले कि ऑफिस में 5 डे वीक हो जाएगा, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें और 50% का उन्होंने रोस्टर लगा दिया था कि 50% एम्प्लॉइज आएंगे। लेकिन ब्लाइंड लोगों को या जो दूसरे हमारे साथी जो कि डिसेबिलिटी के हैं उनको छूट नहीं दी थी। जब 2020 में कोविड आया था मार्च अप्रैल में, तब भी उसके बाद जब जून से जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज स्टार्ट हुए थे तो भी इनको छूट नहीं दी थी। तब भी मैंने उस समय चीफ सेक्रेटरी के सामने मामला उठाया था, और इस बार भी ये मामला मैंने चीफ सेक्रेटरी से उठाया और उनसे बात की। और मुझे ध्यान पड़ता है कि 11 जनवरी को मैंने बात की होगी और 13 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आ गई। तो उसमें ब्लाइंड ही नहीं, सारे डिसेबल्ड लोगों के लिए उठाया था, और जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके लिए, तो वो छूट उनके लिए लागू हो गई। लेकिन फिर भी कुछ संस्थानों ने, गवर्नमेंट के, फिर भी दिक्कत पैदा की कि हमारे ऑफिस से तो ये सूचना नहीं आई है। तो यदि किसी एम्प्लॉई की भी कोई दिक्कत है तो वो भी मुझसे अभी भी शेयर कर सकते हैं और बाद में भी शेयर कर सकते हैं। Yes, sir. Thank you so much for giving us such an insightful and informative session for today. अब मैं कार्यक्रम की बागडोर वापस प्रतिभा जी को देना चाहूंगी। प्रतिभा जी। धन्यवाद दीक्षा। मैं अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए कंप्यूटर साइंस विभाग के नमन शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद प्रतिभा मैम। आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका कीमती समय निकालकर आज एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला और दृष्टिबाधित लोगों के
कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। इसके लिए मैं पूरी उमंग फाउंडेशन की टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। सर, इस बात में निश्चित ही कोई संदेह नहीं है कि आपके महान प्रयासों के फलस्वरूप ही ये श्रृंखलाएं आरंभ हो पाई हैं और आपके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही इस श्रृंखला का ये भाग 23 भी सफलतापूर्वक आयोजित हो पाया है। आपका सर इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सब के लिए मानवता की महान मिसाल हैं और प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही मैं धन्यवादी हूं सभी गणमान्य व्यक्तियों का, सभी प्रोफेसर्स का, सभी टीचर्स का, सभी प्रिंसिपल्स का और सभी स्टूडेंट्स का, और इसके साथ उमंग फाउंडेशन के सभी सदस्यों और विभिन्न प्रांतों से जुड़े सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूं। आप सब हमारे आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस प्रकार की आगामी वेब सीरीज में जुड़कर आपका महत्वपूर्ण योगदान मानवाधिकार संरक्षण पर सुनिश्चित करेंगे और समाज में जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे। ये वेबिनार आपको उमंग फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध होंगे। आदरणीय अजय श्रीवास्तव सर व आप सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नवीन विषय के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अब डिसज्वाइन कर सकते हैं। और नमन, एक सूचना, अगला विषय हमारा जो होगा वो हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे और हमारे विश्वविद्यालय में लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ललित डडवाल हमारे साथ फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा करेंगे और हिजाब को लेकर के जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर भी वो अपनी बात रखेंगे कि कानून क्या कहता है, क्या हिजाब फंडामेंटल राइट का पार्ट है नौकरी में या कॉलेज में या स्कूल में हिजाब या बुर्का पहन करके आना, और बाकी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो फंडामेंटल राइट्स पर हमारे साथ अगले हफ्ते आप सभी जुड़ेंगे क्योंकि सबके इंटरेस्ट का विषय होगा। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।